नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसपीएचसीएल की 20 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों पर, जो विद्यार्थियों के द्वारा बताए गए हैं। चलिए उनको डिटेल में एनालिसिस करते हैं और उनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, कंप्यूटर की अगर आप मैराथन चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। हम आपको कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी के सभी कवर करा देंगे, क्यों उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो उसके आधार पर हमने राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को कवर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 के बीच संघीय कार्यपालिका से संबंधित इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायाधीश के बारे में प्रावधान है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेदों पर, जैसे कि अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस पर बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद भारत अनुच्छेद 52 में है। वही अनुच्छेद 53 पर बात करते हैं तो संघ की कार्यकारी शक्ति यानी राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। वही अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 55 की बात करें तो चुनाव के तरीके को बताता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा। वही अनुच्छेद 56 की बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वही अनुच्छेद 57 बताता है राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होगा, मैंने पुनर्निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 57 में बात की गई है। वही अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसकी योग्यताओं के बारे में अनुच्छेद 58 में लिखा गया है। अनुच्छेद 59 पर बात करें तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो निम्न शर्तें हैं उन पर बात की गई है। और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 61 की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 62 पर। इसमें राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 74 पर बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के तहत किया गया है। वही अनुच्छेद 75 की बात करें तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है, जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ आदि अनुच्छेद 75 में निहित है। वहीं अनुच्छेद 76 की बात करें तो भारत का एक महान्यायवादी होगा, जो कि अनुच्छेद 76 में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 77 की बात करें तो भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 78 की बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य निहित हैं। तो यह थे राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे, सभी को कवर कर लिया है। इससे बाहर राष्ट्रपति का कोई भी अनुच्छेद नहीं जा सकता। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक राजा राम मोहन राय से पूछा गया था, पता नहीं क्वेश्चन तो क्या था, पर उसके जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। राजा राम मोहन राय से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बात करते हैं राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था, जबकि मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुई थी। यह भारतीय समाज सुधारक थे, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, जो बाद में ब्रह्मा समाज के रूप में जानी जाने लगी। एक ऐसे संगठन जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दिया था। चलिए राजा राम मोहन राय के मुख्य योगदानों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने सती प्रथा पर विरोध किया था, यानी सती प्रथा को रोकने के लिए 1829 में विलियम बेंटिक के प्रयासों के कारण उसे रोक दिया गया था। वहीं बाल विवाह का विरोध किया था, उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया और महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष किया। ब्रह्मा समाज की बात करें तो उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी 1828 में, जिनका उद्देश्य था एकेश्वरवाद, तर्कवाद और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था। उन्होंने शिक्षा पर भी काम किया था। शिक्षा सुधार में भी उनका बड़ा महत्व है। उन्होंने 1817 में डेविड हरे के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं तो उनके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया गया था। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और मितार उल अखबार जैसे
समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक चेयरवश से कल भी क्वेश्चन, पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए चेयरवश को डिटेल से एनालिसिस कर लेते हैं। चेयरवश प्राचीन दक्षिण भारत में वर्तमान में स्थित केरल और तमिलनाडु के हिस्सों पर शासन करने वाला प्रमुख वंशों में से एक था। वह अपनी समुद्री व्यापार, विशेष रूप से रोमन साम्राज्य के साथ, और तमिल साहित्य और पठनीय पथ के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। चेरा साम्राज्य को भारतीय इतिहास में केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। चेर राजवंश पर अधिकृत विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। आगे इसकी पूरी जानकारी दी गई है, उसके भूगोल, व्यापार, पूरी जानकारी है। भूगोल की बात करें तो चेर साम्राज्य में केरल का मध्य और उत्तरी भारत तथा तमिलनाडु का कोंगू क्षेत्र शामिल था। उनकी राजधानी वर्तमान में तमिलनाडु है, जिसे उस टाइम में वंजी के नाम से भी जाना जाता था। वे पश्चिमी तट पर मुचूरी और थोंडी जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रण रखते थे। व्यापार की बात करें तो चेरों को भारतीय महासागर में समुद्री व्यापार मार्गों से लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किया गया था। वे रोमन साम्राज्य के साथ अपना व्यापार करते थे तथा मसालों, रेशमों और अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे रोमन साम्राज्य से। चलिए आगे बात कर लेते हैं उसकी संस्कृति की। तो चेरों ने तमिल साहित्य और पटनी पंथ, जो देवी पूजा का एक रूप था, के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो चेर राजवंश प्राचीन द्राविड़ राजवंशों में से एक थे। उनका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। वे चोलों और पांड्यों के साथ प्राचीन तमिलकम यानी तमिल देश की 3 प्रमुख शक्तियों में से एक थे। उनके शासक की बात करें तो उनियाना चेरल अथाना को चेर राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। वहीं चेनकुट्टुवन एक प्रमुख चेर शासक थे, जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। वहीं उनका उल्लेख तमिल महाकाव्य चिलपक्किरम में मिलता है। बाद में अवधि की बात करें तो चेर वंश का अंतिम शासक था, जो कि कुलशेखर था। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 नदियों के बीच में जो श्रृंखला जो होती है उसको क्या कहते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला है, पर उसके आधार पर हमने एक क्वेश्चन तैयार किया है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से उसे जाना जाता है। करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे 2024 के, तो हमने 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर उठाए हैं। तो चलिए उन पर बात कर लेते हैं। पूछा गया था गुजरात में बनाए जा रहे नए डेटा सेंटर का नाम क्या है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। आगे बात करते हैं तो इसरो के द्वारा प्रणोद प्रणाली केंद्र के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम मोहन को नियुक्त किया है। वहीं तीसरा क्वेश्चन है किस भारतीय गेंदबाज को 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है किस शहर को लगातार 7वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई को 7वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। वहीं आगे बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 159वां स्थान रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम देश की बात करें तो वह है नॉर्वे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था केन और बेतवा नदी के बीच नदी जोड़ो परियोजना का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब देगा केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम से जाना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। आगे है कौन सा देश 2023-24 फसल वर्ष के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा महसूल उत्पादक बनने के लिए तैयार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार देश। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाइके पागा त्यौहार मनाया जाता है, जबकि हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं इंग्लिश से क्या कुछ पूछा गया था। तो इंग्लिश में एक पैसेज पूछा गया था एंटोसैनो पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर में MS एक्सेल, MS वर्ड और फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। और MS एक्सेल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि MS वर्ड की 2007 की फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या था। तो फाइल एक्सटेंशन का बात करें तो
XLSX के नाम से जाना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम कंप्यूटर के MS एक्सेल, MS वर्ड और फुल फॉर्म के बारे में एक वीडियो लेकर आएँ तो कमेंट में यस लिख दीजिए, हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।